हेलो फ्रेंड्स, आई एम चित्रांजना। मेरे चैनल लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने एविडेंस लास्ट टाइम जहाँ तक पढ़ लिया था उससे आगे हम कंटिन्यू इस वीडियो में करेंगे। तो फैक्ट इन इशू क्या होता है आज हम कवर करेंगे। हम पढ़ते हैं, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज दिस फैक्ट इन इशू? फैक्ट इन इशू क्या होता है? ये विवादक तथ्य क्या होते हैं? अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ये विवादक तथ्य क्या होते हैं, तभी आगे बढ़ पाएगी गाड़ी, नहीं तो अटके रह जाएंगे बीच में। तो हम ये भी समझते हैं विवादक तथ्य से क्या मतलब है। तो हम पहले इसमें डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं क्या कहता है। तो विवादक तथ्य से मतलब है ऐसा कोई तथ्य हम समझ चुके हैं, तो आपके दिमाग में फैक्ट का नाम सुनते ही आ जाना चाहिए कि फैक्ट क्या होते हैं। जब कोई तथ्य अकेला या अन्य तथ्यों के साथ संसर्ग में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व, निर्योग्यता के अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति आवश्यक होती है, उसका किसी वाद या कार्रवाई में प्रत्याख्यान या प्रख्यान करता है, फैक्ट इन इशू कहलाता है। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं फैक्ट इन इशू की डेफिनेशन। तो आपने बेयर एक्ट की लैंग्वेज तो देख ही ली कि क्या कह रही है, लेकिन हम इसको अपनी भाषा में समझेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फैक्ट इन इशू क्या होता है। देखिए, कोई ऐसा फैक्ट दूसरे फैक्ट से इस प्रकार संसर्ग है या जुड़ा हुआ है कि उसमें क्या होता है कि दो व्यक्ति होते हैं, किसी अधिकार के बारे में या दायित्व के बारे में या निर्योग्यता के बारे में, किसी सूट या कार्रवाई के अंतर्गत वो ये दायित्व और निर्योग्यता, अधिकार, इनके अस्तित्व और अनस्तित्व के बारे में एक व्यक्ति स्वीकार करता है, दूसरा व्यक्ति डिनाय करता है। एक व्यक्ति असर्ट करता है, दूसरा व्यक्ति डिनाय करता है। एक व्यक्ति प्रख्यान करता है, एक व्यक्ति प्रत्याख्यान करता है। इसी को बोलते हैं फैक्ट इन इशू। समझे आप? कोई भी फैक्ट अकेला किसी अन्य तथ्य से इस प्रकार संसर्ग है या जुड़ा हुआ है, उसमें अधिकार, दायित्व, निर्योग्यता के अस्तित्व, अनस्तित्व के बारे में किसी कार्रवाई या सूट में या वाद में वो एक व्यक्ति डिनाय करता है, एक व्यक्ति स्वीकार करता है। इसी को हम फैक्ट इन इशू बोलते हैं। कोई व्यक्ति कहता है ये चीज मेरी है, दूसरा व्यक्ति कहता है ये चीज मेरी है। कोई व्यक्ति कहता है ये चीज तुम्हारी नहीं है, दूसरा व्यक्ति कहता है ये चीज मेरी ही है। तो एक व्यक्ति इसमें मना कर रहा है, दूसरा व्यक्ति इसमें स्वीकार कर रहा है। जब दोनों के बीच में इस तरीके से क्लैश होता है, तो वहां से उत्पन्न होता है फैक्ट इन इशू। यही तो विवाद है, यही तो विवाद की जड़ है, यही तो डिस्प्यूट है। हमें यही तो पता करना है, कोई चीज है वो इस व्यक्ति की है या इस व्यक्ति की है, ये सच बोल रहा है या ये सच बोल रहा है। इसी को फैक्ट इन इशू बोलते हैं। फैक्ट इन इशू कब तक अराइज नहीं होगा? जब तक दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट नहीं होगा, विवाद नहीं होगा। जब दो लोगों के बीच में विवाद उत्पन्न होगा किसी वस्तु को लेके, किसी चीज को लेके, तभी तो फैक्ट इन इशू अराइज होगा, तभी तो सूट चलेगा, तभी तो कार्रवाई चलेगी। और क्या होगा कोर्ट में जब विवाद ही नहीं होगा? तो कार्रवाइयाँ, जो नए नए मामले हैं कोर्ट में, वो क्यों चलते हैं? लोगों में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? उनका डिस्प्यूट होता है किसी ना किसी चीज को लेके। तो उसी को हम फैक्ट इन इशू बोलते हैं। अब हम इसमें एग्जाम्पल समझ लेंगे कि एविडेंस एक्ट में क्या एग्जाम्पल दिए हैं इसको लेके। ठीक है, एग्जाम्पल है कि बी की हत्या करने का ए अक्यूज्ड है। दो व्यक्ति हैं ए और बी, बोल रहे हैं कि बी की हत्या करने का ए अक्यूज्ड है। अब उसका ट्रायल चल रहा है कोर्ट में। तो क्या क्या फैक्ट इन इशू बन सकते हैं वो हम देख लेते हैं। क्या ए ने बी की मृत्यु कारित की है? जब ये बोला जा रहा है कि बी की हत्या करने का ए अक्यूज्ड है, यानी ए अभियुक्त है, हमें इसी पे शक है कि इसने ही बी को मारा है, तो अब उसकी अगेंस्ट में क्या क्या फैक्ट इन इशू बन सकते हैं? क्या ए ने बी की मृत्यु कारित की है? दूसरा, क्या ए का इंटेंशन बी को मारने का था? तीसरा, क्या ए को बी से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला था, यानी कि बी को मारने से पहले ए को बी ने उकसाया था, भड़काया था, तभी बी ने उसका मर्डर कर दिया या उसकी मृत्यु कारित कर दी। क्या ऐसा हुआ था? ये फैक्ट इन इशू बना है। लास्ट है, क्या बी की मृत्यु कारित करते समय ए पागल था? जो कार्य वो कर रहा था उसकी प्रकृति को समझने में असमर्थ था कि वो क्या कर रहा है। सो इतने प्रकार के फैक्ट इन इशू बन सकते हैं। इन्हीं को बोलते हैं हम विवादक तथ्य। इन्हीं को विवादक तथ्य बोलते हैं। देखिए, जब भी कोई क्रिमिनल की प्रोसीडिंग चलती है, किसी की मृत्यु कारित हो जाती है, कोर्ट में चार्ज शीट बनती है, तो न्यायालय जब किसी व्यक्ति के ऊपर चार्ज लगाता है कि इस व्यक्ति पर शक है, ये व्यक्ति अक्यूज्ड है, इस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मारा है, उसकी मृत्यु कारित की है, तो कोर्ट
इशू बनाता है कि क्या क्या सिचुएशन हो सकती थी, तब इस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित की है। ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट ही उसको सजा सुना दे, इशू बनाए जाते हैं, फिर उन इशू को डिसाइड किया जाता है, उसके बाद जजमेंट आता है। सो जब इशू बनते हैं तो अक्यूज के सामने ही बनते हैं कि क्या अभियुक्त का मारने का इंटेंशन था, क्या अभियुक्त ने ही बी की मृत्यु कारित की है, क्या अभियुक्त पागल था, कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ था कि वो क्या कर रहा है, उसने ऐसे ही मार दिया, क्या अभियुक्त को सामने वाले व्यक्ति से उकसाया गया था, गुस्सा दिलाया गया था, प्रकोपन मिला था, तब गुस्से में आके उसने मारा। ये सारे फैक्ट इन इशू बनाए जाएंगे, ये सारे विवादक तथ्य बनाए जाएंगे कि एक व्यक्ति को मारने की क्या क्या सिचुएशन हो सकती थी। इसी को हम फैक्ट इन इशू बोलते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि फैक्ट इन इशू क्या होता है। मैंने पूरे तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि अगर आप बेयरेक्ट की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आपको इसके एग्जाम्पल नहीं पता है, आपको प्रैक्टिकल कार्रवाइयाँ नहीं पता है, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कि अभी हम जो विवादक तथ्य समझ रहे थे, फैक्ट इन इशू समझ रहे थे, वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग के बारे में समझ रहे थे। सो इसके जो स्पष्टीकरण है उसमें सिविल प्रक्रिया के बारे में प्रोविजन किया गया है कि जब कभी कोई न्यायालय विवादक तथ्य को सिविल प्रक्रिया संहिता से संबंधित उपबंधों के अधीन लिखता है, अभिलिखित करता है, तब ऐसे विवादक के उत्तर में जिस भी फैक्ट को या तो स्वीकार किया जाता है या डिनाइल किया जाता है, उसको हम विवादक तथ्य कहते हैं। सीपीसी की बता रहे हैं कि सीपीसी जो सिविल प्रक्रिया संहिता है उसमें भी फैक्ट इन इशू बनते हैं, और उसमें भी दो प्रकार की तथ्य की अवधारणाएं होती हैं। विधि के बारे में भी प्रश्न बनते हैं और तथ्य के बारे में भी प्रश्न बनते हैं। सो वहाँ पर यदि किसी फैक्ट के बारे में न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता के अकॉर्डिंग लिखता है और उस फैक्ट के उत्तर में, मतलब उसके आंसर में, कोई व्यक्ति किसी चीज को या तो डिनाइल करता है या एक्सेप्ट करता है, या तो प्रख्यान करता है या प्रत्याख्यान करता है, और जब ऐसा करता है तो तब विवाद अराइज होता है किसी भी वस्तु को लेके, किसी भी चीज को लेके, तो उसको हम फैक्ट इन इशू कहते हैं। ये बात फैक्ट इन इशू के नीचे जो स्पष्टीकरण दिया हुआ है उसमें समझाई गई है। कोई भी ज्यादा डिफरेंट नहीं है, सेम ही बात कही गई है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर सिविल प्रक्रिया संहिता के एस्पेक्ट में कही गई है। सो सिविल प्रक्रिया संहिता में फैक्ट इन इशू के बारे में बात कहाँ की गई है? सो ऑर्डर 14 नियम 1 में की गई। सीपीसी पढ़ेंगे, उसमें चेक करेंगे तो आपको वहाँ पर दिखाई देगी फैक्ट इन इशू के बारे में प्रोविजन। ऑर्डर 14 नियम 1, वहाँ पे तात्विक प्रतिपादनाओं के बारे में बात की गई है, मटेरियल प्रोपोजिशन। सो फैक्ट इन इशू तो वही होते हैं कि जब किसी विवाद या कार्रवाई में किसी व्यक्ति के अधिकार, दायित्व, निर्योग्यता के अस्तित्व, अनस्तित्व के बारे में कोई व्यक्ति या तो डिनाइल करता है या एक्सेप्ट करता है, उसी को बोलते हैं फैक्ट इन इशू। सो फैक्ट इन इशू की डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। तो स्पष्टीकरण में ये लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया है कि जब कभी कोई न्यायालय विवादक तथ्य को सिविल प्रक्रिया संहिता से संबंधित किसी प्रवर्त विधि के उपबंधों के अधीन अभिलिखित करता है, ऐसे विवादक के उत्तर में जिस भी फैक्ट का प्रख्यान किया जाता है या प्रत्याख्यान किया जाता है वह विवादक तथ्य कहलाता है। तो यहाँ पे सिर्फ बात सीपीसी की कही गई है, सिविल प्रक्रिया संहिता की कही गई है कि एविडेंस देने के दौरान जो भी फैक्ट इन इशू बनते हैं उन्हें तात्विक प्रतिपादनाएं कहा जाता है सीपीसी के अकॉर्डिंग, जो ऑर्डर 14 रूल 1 में डिफाइन की गई है। तो यहाँ पर जो स्पष्टीकरण में फैक्ट इन इशू को समझाया है उसको हम सिविल प्रक्रिया संहिता के एस्पेक्ट में समझें। सो स्पष्टीकरण हमारा कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, लिसनिंग मी।